Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Classes by Sunita Sharma. Today our topic is sampling method. In previous video we discuss about what is the census method and what is the sampling method. But today we discuss about how many sampling method. There have 6 method of sampling. First is random sampling. Second is purposive sampling, stratified sampling, systematic sampling, quota sampling, and last is convince sampling. We discuss about one by one. Firstly, we discuss about what is the random sampling. Random sampling means in which each and every item of the universe has equal chance to being selected in the sample. रैंडम सैम्पलिंग किसको बोलते हैं कि जब सबके इक्वल चांस होते हैं सैंपल के रूप में सिलेक्ट होने के। फॉर एग्जांपल कि जैसे लॉटरी सिस्टम जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हम एक पेपर स्लिप बना लेते हैं और पेपर स्लिप जितने भी हमारे पास आइटम हैं या यू कैन से जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं हम उन सब के नाम लिखकर एक बॉक्स में डाल देते हैं और फिर लास्ट में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो आंख बंद करके या किसी भी तरीके से एक स्लिप निकाल लेता है। तो रैंडम सैम्पलिंग में होता क्या है कि जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के इक्वल चांस होते हैं निकलने के। सबको लगता है कि सैंपल के रूप में मेरी बारी आएगी या मेरी बारी आएगी, तो किसी भी तरह के कोई बायस नहीं होता। बट रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कहाँ होता है? जहाँ पर आइटम जो है वो होमोजीनियस हो, यानी कि एक जैसी हो, सबके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम हो। अगर कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो रैंडम सैम्पलिंग यूज़ नहीं होता। तो रैंडम सैम्पलिंग की फीचर्स क्या हैं कि जहाँ पर सबके इक्वल चांस होते हैं सैंपल के रूप में सिलेक्ट होने के। इट्स डिपेंड ऑन द चांस। यह जो डिसीजन है चांस पर डिपेंड करता है, इन्वेस्टिगेटर के हाथ में कुछ भी नहीं होता। अब इसकी मेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट मेरिट इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें किसी तरह के कोई पर्सनल बायस नहीं होता, सबके सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं। किसी को नहीं पता होता कि किसकी कौन सैंपल के रूप में सिलेक्ट होगा। सेकेंड इज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। मैंने इक्वल चांस बीइंग सिलेक्टेड का मतलब है कि जितने भी हमारे पास यूनिवर्स और पॉपुलेशन हैं सबके इक्वल चांस होते हैं सैंपल के रूप में सिलेक्ट होने के। थर्ड इज़ वेरी सिंपल। जो रैंडम सैम्पलिंग है बिल्कुल सिंपल है, इसमें किसी तरह की कोई भी एफर्ट्स या टाइम्स ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता। क्या है कि एक पेपर स्लिप बना दी जाती है, उस पर नाम लिख के और उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। डीमेरिट्स की अगर बात करें तो डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इम्पोर्टेंस आइटम इन द यूनिवर्स। कई बार क्या होता है कि कुछ आइटम्स का सैंपल के रूप में सिलेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो जो आइटम होती है पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है। बट रैंडम सैंपल में अगर कुछ इस तरह की आइटम है उसके सिलेक्ट होने के चांस नहीं होते क्योंकि ये जो है बिल्कुल चांस पर डिपेंड करता है। अगर जो आइटम पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है अगर वो सैंपल के रूप में ना निकले तो कहीं ना कहीं जो सैंपल मेथड है वो ठीक है नहीं बैठता। हाँ, सेकेंड इज डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट आइटम। मैंने क्या कहा कि जो रैंडम सैम्पलिंग है कहाँ सूट बैठते हैं? जहाँ पर प्रोडक्ट जो है या आइटम जो है वो होमोजीनियस हो, यानी कि एक जैसी हो। अगर हमारे आइटम जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं तो भी हम रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड मेथड इज़ पर्पोजिव सैम्पलिंग। In purposive sampling, investigator himself make the choice of the sample item which in his opinion are the best representative of the universe. पर्पोजिव सैम्पलिंग किसको कहते हैं कि जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपनी चॉइस से किसी भी सैंपल को चूज़ कर लेते हैं, वो उसे चूज़ करता है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो। यानी कि जो पर्पोजिव मेथड है इज डिपेंड ऑन द चॉइस नॉट अ चांस, क्योंकि हमने कहा कि जो रैंडम सैम्पलिंग था वो चांस पर डिपेंड था क्योंकि उसमें सबके सिलेक्ट होने के इक्वल चांस थे। बट जो पर्पोजिव सैम्पलिंग है इट्स डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, कि इन्वेस्टिगेटर की चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो किसको सैंपल के रूप में सिलेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी स्कूल या कॉलेज में कोई क्विज प्रोग्राम होना है, कोई क्विज़ होनी है और किसी टीचर को कह दिया जाए कि जो बच्चे साइंस में अच्छे हैं आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए, साइंस क्विज होनी है,
तो टीचर क्या करते हैं कि जो उसे क्लास में उस टाइम अच्छे लगते हैं कि हाँ ये बच्चे साइंस में अच्छे हैं, उसकी अपनी चॉइस के हिसाब से वो उन बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो वो बच्चों को सिलेक्ट करेगा वो अपनी चॉइस के हिसाब से, कि जो उसको उस टाइम अच्छे लगते हैं कि हाँ ये बच्चे साइंस के अंदर अच्छे हैं, तो उनको सैंपल के रूप में निकाल के और उनको साइंस क्विज में भेज देगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये सारा जो चॉइस है वो डिपेंड करती है इन्वेस्टिगेटर पर। अब इस मेथड की हम मेरिट्स और डीमेरिट्स करते हैं। मेरिट्स क्या हैं कि बिल्कुल सिंपल मेथड है, इट इज़ अ सिंपल मेथड। सेकेंड इज़ इकोनॉमिकली, कि इसमें हमारे ज़्यादा एफर्ट्स, मनी और टाइम नहीं लगते, कि इन्वेस्टिगेटर को जो उस टाइम अच्छा लगा उसकी चॉइस के हिसाब से वो उसको सिलेक्ट कर देता है। थर्ड इज़ फ्लेक्सिबल फॉर दोज आइटम विच आर द स्पेशल सिग्निफिकेंस। मैंने पहले भी कहा कि जिसके अंदर स्पेशल सिग्निफिकेंस होते हैं, कि जैसे टीचर को लगा कि साइंस के अंदर जो बच्चे अच्छे हैं वो उन्हीं को सिलेक्ट करेगा, तो जिसके अंदर स्पेशल सिग्निफिकेंस होती हैं वही जो आइटम है वो सिलेक्ट होती है। डीमेरिट्स क्या हैं? पर्सनल बायस। पर्सनल बायस तो होने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि मैंने कहा कि जो प्रपोजिव सैम्पलिंग है डिपेंड करती है इन्वेस्टिगेटर की चॉइस पर ही, और इन्वेस्टिगेटर क्या है कि जो उसको अच्छा लगता है वो उसी को सिलेक्ट करेगा। हो सकता है कि जिन बच्चों को उसने सेलेक्ट किया है वो साइंस के अंदर इतने अच्छे ना हो, लेकिन उसका एक अट्रैक्शन है उन बच्चों के प्रति, तो वो उसको सिलेक्ट कर सकता है। तो पर्सनल बायस के तो चांस इसमें हैं। सेकंड इज बिकॉज ऑफ पर्सनल बायस, क्योंकि पर्सनल बायस है, रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट बिकम्स डाउटफुल। पर्सनल बायस की वजह से जो रिजल्ट है वो भी डाउटफुल बन जाता है। थर्ड इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, this method generally adopted when population consists of different groups with different characteristics, कि जो हमारे पास यूनिवर्स है, ये जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट ग्रुप में होती है और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल कि 11th क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स में से 30 स्टूडेंट्स के पास होम साइंस और 20 स्टूडेंट्स के पास क्या है? मैथ्स है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 50 है, और इस 50 स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का एक ग्रुप है। एक ग्रुप है होम साइंस का, सेकंड है मैथ्स का। तो अब हम पूरे ग्रुप को या पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाइड करने के बाद उसमें से हम सैंपल निकालते हैं। सैंपल क्या है? सैंपल हम जो है प्रोपोर्शनेट भी निकाल सकते हैं और अनप्रोपोर्शनेट भी निकाल सकते हैं। प्रोपोर्शनेट मतलब कि जैसे यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर हमें मान लीजिए कि इसमें से हम 3 स्टूडेंट निकालेंगे, हर 10th के पीछे एक स्टूडेंट, और यहाँ पर हम 2 निकालेंगे। यानी कि इसमें से हमने सैंपल निकाले 3 और इसमें से हमने निकाले 2। प्रोपोर्शनेट सैंपल निकाल ली। अनप्रोपोर्शनेट भी हो सकता है कि हमें कहे कि होम साइंस में से हमने 5 निकालने हैं, मैथ में से 1 निकालना है। तो इट्स डिपेंड ओनली द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर की चॉइस है कि वो इसको किस तरह से सैंपल निकालना है। बेसिकली क्या है कि स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि हम पहले हमारी जो पॉपुलेशन है, जो ग्रुप है, उसको स्ट्रेटिफाइड करते हैं, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग है, तो उनको डिफरेंट करने के बाद हम सैंपल निकालते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड करने के बाद, सैंपल निकालने के बाद हम बात करते हैं इसकी मेरिट्स की, कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की मेरिट्स क्या क्या हैं। कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मैंने कहा कि अगर हमारे पास ग्रुप में से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो चीज़ें हैं वो अलग अलग तरह की हैं, तब हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो बाकी रैंडम सैम्पलिंग है, प्रपोजिव मेथड है, वो तभी यूज़ होता है जब हमारे पास जो आइटम्स हैं वो होमोजीनियस हो, यानी कि एक जैसी हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें सैंपल निकालना पड़ता है और जब जो आइटम्स हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, तो अलग अलग तरह की अगर आइटम है तो हम यूज़ करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को, यानी कि इट कवर्स द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड इज कंपैरेटिव एनालाइज। कंपैरेटिव एनालाइज का मतलब क्या है? क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप है, जो आइटम्स हैं वो डिफरेंट है, तो हम उनको कंपैरेटिवली एनालाइज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा होम साइंस को अलग से हमने एनालाइज किया और मैथ को हमने अलग से एनालाइज किया। थर्ड इज ऑफर्स रिलायबल एंड मीनिंगफुल रिजल्ट्स, क्योंकि हमने ग्रुप्स को अलग अलग बांट दिया है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा रिजल्ट है वो मीनिंगफुल भी होता है और वो रिलायबल भी होता है। अगर हम 11th में से
अगर इसको स्ट्रेटिफाइड नहीं करते और हम सिर्फ इसमें से सैंपल निकालते हैं तो हो सकता है कि जो हमने सैंपल निकालने हैं सारे मैथ्स के स्टूडेंट निकल जाए, या हो सकता है कि सारे होम साइंस के निकले। बट अगर हम इसको स्ट्रेटिफाइड कर देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो रिलायबल भी होगा और वो मीनिंगफुल भी होगा। डीमेरिट्स क्या है इसकी? कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक, कि सैंपल वही निकाल सकते हैं जिसको उस ग्रुप की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसकी अगर नॉलेज होगी। तो जो हमारे पास आइटम्स हैं उन सब की नॉलेज होना बेसिकली इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि पर्सनल बायस की पॉसिबिलिटी कब होती है? जब हम उसको क्लासिफाइड करते हैं, यानी कि उसको स्ट्रेटिफाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सनल बायस की पॉसिबिलिटी उस टाइम बन जाती है। थर्ड इज इट मे बी डिफिकल्ट व्हेन साइज इज स्मॉल। थर्ड डिमेरिट्स क्या कहती है? जैसे हमने ये क्या कहती है कि डिफिकल्ट व्हेन साइज इज स्मॉल, कि अगर पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है तब में भी हम इस सैंपल को यूज़ ना कर पाएँ। क्यों ना कर पाएँ? क्योंकि हमने पहले कहा कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको ग्रुप में बांटते हैं, बट अगर ग्रुप ऑलरेडी बहुत छोटा है तो उसको फिर से ग्रुप में बांटना कहीं ना कहीं एक डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। तो ये थी हमारी थर्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। फोर्थ इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। फोर्थ इज सिस्टमेटिकल सैम्पलिंग। सिस्टमेटिकल सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम पूरे यूनिवर्स को या पूरी पॉपुलेशन को किसी न किसी सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं। जैसे डेफिनेशन में देखते हैं, यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली एंड अल्फ़ाबेटिकली अरेंज, कि हम या तो उसको न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली या अल्फ़ाबेटिकली उसको पॉपुलेशन को अरेंज कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एवरी nth आइटम ऑफ द इज सिलेक्टेड एज अ सैम्पल, कि जो nth आइटम है उसको सैम्पल के रूप में सिलेक्ट कर लिया जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि क्लास के अंदर अगर 100 स्टूडेंट्स हैं और हमें 10 स्टूडेंट्स को सैम्पल के रूप में चूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी रोल नंबर को, मान लीजिए कि फर्स्ट 10th रोल नंबर ले लिया, 10th के बाद फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट इज 10th है तो सेकेंड इज 20, 30, इस तरह से। या हमने क्या करा, फर्स्ट रोल नंबर हमने 6 ले लिया तो 6th, 16th, 26th, इस तरह से हमारा एक अरेंजमेंट बनती जाती है। तो कहीं ना कहीं हम पूरे ग्रुप को या पॉपुलेशन को किसी ना किसी ग्रुप में अरेंज कर देते हैं और उसके बाद एवरी nth आइटम जो वो हमारी सैंपल के रूप में चूज़ हो जाती है। अब इसकी मेरिट्स क्या हैं? बिल्कुल सिंपल मेथड है, पता है कि हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं, किसी न किसी अरेंजमेंट कर देते हैं उसको, किसी न किसी अल्फ़ाबेटिकली करिए या न्यूमेरिकली या जियोग्राफिकली। सेकेंड इज पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि जब हम फर्स्ट आइटम को चूज़ करते हैं तो जो फर्स्ट आइटम्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10th ली, यहाँ पे 6th ली थी, तो इट्स डिपेंड ऑन द इन्वेस्टिगेटर। तो इन्वेस्टिगेटर क्या है कि जब वो फर्स्ट आइटम को चूज़ करता है तो पर्सनल बायस हो सकती है, क्योंकि उसको लगता है कि जिसको वो चूज़ करना चाहता है वो nth में आती है या नहीं आती है, तो वो फर्स्ट जो चॉइस है वो इस हिसाब से करेगा कि जो उसके अपन जिसको वो सैंपल के रूप में निकालना चाहता है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी nth आइटम में आ जाए। तो पर्सनल बायस की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो फर्स्ट आइटम है वो इन्वेस्टिगेटर की चॉइस पर डिपेंड करती है। उसके बाद की तो एनाटॉमी चल जाती है, वहाँ पर बायस की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो है डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टिगेटर। तो पर्सनल बायस की जो पॉसिबिलिटी है वो फर्स्ट आइटम में ही होती है। डीमेरिट्स क्या हैं? नो स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ऑल द आइटम आर होमोजीनियस, कि अगर सारी जो आइटम्स हैं होमोजीनियस हैं तो कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं रहता। हाँ, सेकंड क्या है, सबके सैंपल के रूप में चूज़ होने के इक्वल चांस नहीं है। मैंने कहा कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, तो अगर हमने फर्स्ट जो है वो 10th ले लिया है तो अंडरस्टूड है कि 10th के बाद 20th आएगी, तो जो बीच के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हमारी किसी भी तरह से बारी आने वाली नहीं है या हम सैंपल के रूप में चूज़ होने वाले नहीं है। इस तरह से अगर मैंने 6 ली है तो 6 के बाद पता है कि 10th के बाद 10th का बीच में गैप है तो 16 आएगा, तो 6 से 16 के बीच के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि हम सैंपल के रूप में चूज़ नहीं हो सकते। तो क्या है, नॉट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, कि सबके सैंपल के रूप में चूज होने के इक्वल चांस नहीं थी। फिफ्थ सैम्पलिंग मेथड इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस। जो कोटा सैम्पलिंग है और जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है वो
सेम है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, हम पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड करते हैं और कोटा सैम्पलिंग में भी हम पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, जो यूनिवर्स है, वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, तो हम उनको इसीलिए अलग अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में कि 50 स्टूडेंट्स हैं, 30 के पास होम साइंस है और 20 के पास मैथ्स है। तो कोटा सैम्पलिंग में भी क्या है कि हम अपने जो पॉपुलेशन है उसको हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप में डिवाइड करने के बाद हर ग्रुप की कुछ ना कुछ परसेंटेज, सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप, हर ग्रुप की कुछ परसेंटेज होती है। ग्रुप ऑफ द आइटम टू बी सिलेक्टेड एज अ सैंपल, हर ग्रुप में से कुछ ना कुछ परसेंटेज निकाल ली जाती है। इसकी मेरिट्स क्या है? पर्सनल बायस हो सकता है इसमें, रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट बिकम क्वेश्चनेबल, क्योंकि पर्सनल बायस है इसलिए जो रिजल्ट है वो भी कहीं ना कहीं रिलायबल नहीं होता, उसके अंदर क्वेश्चनेबल आ जाता है। लास्ट इज कन्विंस सैम्पलिंग। कन्विंस सैम्पलिंग इज वेरी सिंपल सैम्पलिंग मेथड। इसमें क्या होता है? सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट द शूट ही इज कन्विंस, कि जो इन्वेस्टिगेटर को उस टाइम ठीक लगता है उसके अपने ओपिनियन के हिसाब से वो उसको सैंपल के रूप में चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम किसी स्कूल या कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में देख के, वहाँ पर जो टीचर हैं उन टीचरों को देख के, उसकी एजुकेशन देख के हम वहीं से प्रोस्पेक्टस में से ही टीचर को सिलेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज द कन्विंस सैम्पलिंग। मेरिट्स क्या है इसकी? सिंपलेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव, बिल्कुल सिंपल है और इसकी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। बट इसकी डिमेरिट्स क्या है? अनसाइंटिफिक एंड द अनरिलायबल, बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है ना ही रिलायबल है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस को देखकर डिसीजन ले लेना तो कहीं ना कहीं ये अनरिलायबल सा ही लगता है और अनसाइंटिफिक भी लगता है। तो दिस इज आवर ऑल सैम्पलिंग मेथड। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल सैम्पलिंग मेथड. This is my second part of the sampling method. First video you can see in the description box. If you like it, like, share and subscribe my channel.